देश में हिंदूवादी संगठन आए दिन हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग करते रहते हैं। अब ये सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पड़ोसी देश नेपाल में भी ऐसी मांग तेजी से उठ रही है। और आपको याद होगा शंकराचार्य जी का वो वक्तव्य जो उन्होंने नेपाल के हिंदू राष्ट्र बनने को लेकर कहा था। नहीं याद है तो आज हम देंगे पूरी जानकारी। वहीं एक खबर दिल्ली में तेजी से फैल रही है। जिस यूनिवर्सिटी में कभी टुकड़े टुकड़े गैंग का माहौल हुआ करता था यानी जेएनयू में, वहां एक छात्रा ने जेएनयू के प्रांगण में अपने भाषण में काफी कुछ कहा है। क्या कहा है ये भी बताएंगे आपको। इसके अलावा मंदिर से चंदा मांगने के बाद हिमाचल सरकार की काफी किरकिरी हुई और अब कर्नाटक में कांग्रेस सरकार में एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। क्या होगा ये बदलाव ये भी बताएंगे आपको। नमस्कार, खबर प्रधान शो देख रहे हैं आप और मैं हूं संगीता श्रीवास्तव। बात करें पड़ोसी देश नेपाल की तो बीते 3-4 सालों में नेपाल में कई बदलाव देखने को मिले। कोविड के दौरान उसने अपना राजनीतिक मैप निकाला था जिसमें भारत के उत्तराखंड के कुछ इलाके भी दिखाए गए थे। इसी दौरान हिंदी पर बैन लगाने और रोटी बेटी का जो रिश्ता था उसे खत्म करने की बात कही थी। हालांकि ये बीती बात है और अब नेपाल का रुख कुछ बदला सा नजर आ रहा है। वहां धर्मनिरपेक्ष सिद्धांत पर दोबारा हिंदू देश बनाने की मांग गहरा रही है। वहां कई हिंदू दल, कई हिंदू संगठन ऐसे हैं जो ये डिमांड बार बार कर रहे हैं कि अब यहाँ हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। आखिर क्या है इसके मायने? क्योंकि नेपाल में सेकुलर बनाम हिंदू की जंग छिड़ी हुई है। लोग सड़कों पर हैं, भगवा रैली देखी जा रही है, यहाँ तक कि जय श्री राम के नारे भी लगाए गए। आपको बता दें साल 2015 में एक लंबी बहस के बाद नेपाल की संविधान सभा ने पहला संविधान बनाया। ये पहला संविधान है जिसे संविधान सभा ने तैयार किया था। इसी के साथ नेपाल दुनिया के अकेले हिंदू देश से धर्मनिरपेक्ष बन गया, जहां सभी भाषाओं को दर्जा दिया गया, सबकी बात की गई। लेकिन एक बात रह गई और वो ये कि इसमें सभी धर्मों को आज़ादी देने की बात के बीच ये भी शामिल कर दिया गया कि सनातन धर्म को बचाए रखना देश का पहला फर्ज होगा। फिर क्या, बहस तो यहीं से चल पड़ी। आपको जानकर हैरानी होगी, जहां एक तरफ भारत की सबसे पुरानी पार्टी यानी कांग्रेस सेकुलर का पाठ पढ़ते पढ़ते नहीं थकती, लेकिन नेपाल की कांग्रेस ने तर्क देते हुए कहा कि अगर सनातन को बचाना है तो सेकुलर कहने से काम नहीं चलेगा। एक दलील ये भी है कि जब ताकतवर देश खुद को ईसाई या इस्लामिक कह सकते हैं तो नेपाल क्यों नहीं कह सकता। कई छोटी बड़ी पार्टियां इस पर जनमत संग्रह की मांग करती हैं। देश को धर्मनिरपेक्ष ही कहा जाए या हिंदू राष्ट्र कहा जाए, या इसे हिंदू राष्ट्र का आधिकारिक दर्जा दे ही दिया जाए। और इसके चलते ही पिछले साल के बीच में नेपाली कांग्रेस के सीनियर नेता शशांक कोइराला ने ऐसी मांग उठाई थी, जबकि पहले वे इससे दूरी बनाए रखते थे। दरअसल इससे पहले भी नेपाल हिंदू राष्ट्र ही हुआ करता था, लेकिन इस तरह का दर्जा उसे 60 के दशक में मिला। वहां के राजा महेंद्र वीर विक्रम शाह ने इसकी शुरुआत की, लेकिन साल 2008 में सब कुछ बदल गया। राजसी परिवार का शासन यहाँ खत्म हो गया और देश में लोकतंत्र आ गया। अब आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि आखिर नेपाल में हिंदू आबादी कितनी है और क्या भारत की तरह नेपाल में भी सनातन विरोधी ताकतें हैं जो हिंदू राष्ट्र बनने पर सवाल उठाती हैं, विरोध करती हैं। तो आपको बता दें नेपाल में तकरीबन 81% हिंदू आबादी है। वहीं दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा है बौद्ध धर्म के लोग। और ऐसा लगातार देखा गया है कि नेपाल की राजनीति में हिंदू राष्ट्र का मुद्दा तेजी से उठ रहा है और हर नेता, हर पार्टी यही चाहती है कि नेपाल को हिंदू राष्ट्र बनाकर वोट बैंक बटोरे जा सके। अब यहाँ के हिंदू संगठन जरूर ये बात सोच रहे होंगे या कहेंगे भी कि अगर नेपाल हिंदू राष्ट्र बन सकता है तो भारत क्यों नहीं। माहौल कुछ ऐसा हो चला है कि जब हम जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय का नाम सुनते हैं तो हमारे मन में सबसे पहले टुकड़े टुकड़े गैंग और हाथ में झुनझुना पकड़े अफजल के लिए बेमतलब के इंसाफ मांगने वाले छात्रों की एक तस्वीर बनने लगती है। यहाँ तक कि आए दिन जेएनयू से ऐसी तस्वीरें निकल कर आती भी हैं जिसमें ब्राह्मण गो बैक, बनिया गो बैक के पोस्टर अक्सर लगे होते हैं। कई लोग ऐसे हैं जो आज राजनीति में माननीय हैं, कुछ तिहाड़ रह चुके हैं। कहा जाता है जेएनयू का यही इतिहास रहा है, क्योंकि यहाँ के छात्रों में लेफ्टिस्ट विचारधारा यानी वामपंथी विचारधारा का अक्सर जहर घोला जाता रहा। लेकिन ये इतिहास पिछले दिनों बदला नजर आया। यानी ये कहें ये इतिहास बीते दिन की बात हो गई।
वामपंथी विचारधारा से हटकर जब यहाँ एक हिंदू छात्रा ने वीर शिवाजी महाराज की गाथा सुनाई। आप भी सुनिए जरा इस वीडियो को। ये लेफ्टिस्ट जेएनयू वालों को क्या लगता है कि इस कैंपस में महाराष्ट्रियन स्टूडेंट्स कम है तो हम अपने आदर्शों का अपमान सह लेंगे? अरे जिस जोश के साथ छत्रपति शिवाजी महाराज मुगलों के साथ लड़े थे, उसी जोश के साथ इस जेएनयूएसयू के खिलाफ, इस लेफ्ट लेड जेएनयूएसयू के खिलाफ हम लड़ेंगे। मैं इस लेफ्ट लेड जेएनयूएसयू को इतना कहना चाहती हूँ, कुछ सीखिए हमारे महाराज से कि महिलाओं के साथ बर्ताव कैसे किया जाता है। महिलाओं पर उठा हर हाथ छत्रपति शिवाजी महाराज ने उखाड़ के फेंक दिया था, और यहाँ बैठे लेफ्ट लेड जेएनयूएसयू के अक्का कौन है? इस वक्त मान लीजिए कि ये वीडियो सोशल मीडिया पर तबाही मचाए हुए है। बीते दिनों एक फिल्म आई थी जिसका नाम है छावा, जिसमें वीर संभाजी महाराज के इतिहास को दर्शाया गया। कहते हैं सिनेमा समाज का आईना होता है और उस आईने में आप जो दिखाते हैं समाज उसे ही अपनाता है, उसकी तरफ आकर्षित होता है। और ये बात सही भी है, क्योंकि जिस तरीके से आज का सिनेमा वेस्टर्न कल्चर की तरफ युवाओं को धकेल रहा है, आज वही सिनेमा भारत का गौरवशाली इतिहास भी दिखा रहा है। तो जिन लोगों ने इस इतिहास को नहीं पढ़ा है, जो इतिहास को नहीं जानते हैं, वो लोग इस देश के इतिहास को अब देख भी रहे हैं और समझ भी रहे हैं। क्योंकि देश का जो इतिहास लेफ्ट लिबरल लॉबी ने बदलकर देश और दुनिया के सामने पेश किया, आज तक देश उसे ही सच मानता आया है और बड़ी सफाई से इस देश के वीरों की वीर गाथाओं को बदल दिया गया, छुपा दिया गया। लेकिन कहते हैं ना कि सच्चाई को कितनी ही परतों में रखा जाए, एक न एक दिन वो सामने आ ही जाती है। वही आज के दौर में भी हो रहा है। देश का युवा जाग रहा है, अपने इतिहास को समझ रहा है और देश के साथ गद्दारी करने वालों को मुंहतोड़ जवाब भी दे रहा है। इस वीडियो से एक बात तो साबित होती है, और वो ये कि क्रांति के नाम पर जो लेफ्ट लिबरल लॉबी युवाओं को भड़काने का काम करती आई है, आज उनकी सच्चाई भी सामने आने लगी है। और इसकी शुरुआत जेएनयू से ही हो रही है। कर्नाटक कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। खासकर दक्षिण कांग्रेस में हाल ही में एक बड़ी खबर सामने आई है, जिससे पता चला है कि थरूर और राहुल गांधी के संबंध बिगड़ते जा रहे हैं। तो वहीं अब दूसरी तरफ कर्नाटक की राजनीति में एक बड़ा बदलाव भी देखने को मिल सकता है, जिससे गुटबाजी भी बढ़ सकती है कांग्रेस में। दरअसल कांग्रेस के विधायक बसवराजू वी शिवगंगा ने दावा किया है कि डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार आने वाले दिसंबर महीने में मुख्यमंत्री बन जाएंगे। शिवगंगा की बात का समर्थन भी हुआ, और समर्थन करते हुए कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री वीरप्पा मोइली भी बोल उठे। उन्होंने कहा कि डीके शिवकुमार को राज्य का मुख्यमंत्री बनना चाहिए। साथ ही उन्होंने ये भी दावा किया कि शिवकुमार का मुख्यमंत्री बनना पहले से ही तय है, कोई उन्हें मुख्यमंत्री बनने से रोक नहीं सकता। इतिहास पहले ही लिख दिया गया है, आज या कल हो जाएगा। अगर आपको याद हो तो ये बात पहले से कांग्रेस ने तय कर रखी थी कि आधे टेन्योर में सिद्धारमैया सीएम रहेंगे और आधे में डीके शिवकुमार। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि क्या कुर्सी की भूख से कांग्रेस की सरकार में एक बार फिर से कलह देखने को मिलेगी? क्या गुटबाजी फिर से खुलकर सामने आएगी? और ये सब कुछ अंडर द फ्लोर तय होने जा रहा है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए।